गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है द इलेक्ट्रो टेक्निकल एकेडमी की क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, डेली बेसिस क्लासेस में आज बात करते हैं परमाणु एटॉमिक की, यानी कि हमारा परमाणु संरचना क्या होती है। तो आज का चैप्टर है हमारा परमाणु से रिलेटेड। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को जोड़ लें सेशन से, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपके लिए ये। और ये वैसे भी हर एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो आपका, परमाणु बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड आज की हमारी क्लासेस होने वाली है केमिस्ट्री सब्जेक्ट से। तो इसको कोई भी स्टूडेंट देख सकता है, चाहे वो 10th का हो या फिर हमारा डिप्लोमा में एंट्री ले चुका हो या डिप्लोमा में एडमिशन लेने वाला हो। कोई भी स्टूडेंट, एवरीबॉडी इसको देख सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज बात करते हैं हम जैसे कि परमाणु क्या होता है और इसकी डिस्कवरी वगैरह कैसे हुई थी, किस किसने की थी, किस किस कणों से मिलकर बना होता है। तो आज जानते हैं परमाणु के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। वैसे तो आप लोगों ने इसको पढ़ा ही होगा 10th 12th, और बाकी आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं परमाणु के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए आपका टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, अपनी जो भी कमेंट है पूछ सकते हैं, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि 19वीं शताब्दी की बात है, जब यह माना जाता रहा था कि परमाणु सबसे छोटा कण होता है। परमाणु की संरचना को समझाने तथा इसके गुण और इसके जो दोष थे उसको स्पष्ट करने के लिए श्रृंखलागत प्रयोग किए गए, यानी कि अनगिनत इसके ऊपर रिसर्च हुई, प्रयोग हुए। उसके बावजूद इन प्रयोगों ने परमाणु के अपरमाणविक कणों में विभाज्यता का संकेत दिया, दिखाया कि परमाणु एक निश्चित आंतरिक विन्यास है, यानी कि इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन और संगठन होता है। तो सबसे पहले परमाणु की जो डिस्कवरी थी, वो उसका जो एक थ्योरी थी, सिद्धांत था, वो दिया था हमारे डाल्टन साहब ने। तो साइंटिस्ट जो डाल्टन थे, उन्होंने 1808 में, यानी कि 1808 में जॉन डाल्टन ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, केमिकल फिलॉसफी, यानी कि इसका पूरा नाम था ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। उसमें उन्होंने कुछ अपने थ्योरी, जो उनके सिद्धांत थे, वो उन्होंने दिए थे। जैसे कि उनका एक सिद्धांत था, द्रव्य अविभाज्य परमाणु से बना होता है। किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणुओं के एक समान द्रव्यमान सहित एक समान गुणधर्म होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। एक से अधिक तत्वों के परमाणु के निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिक बनते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं से परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में न तो उन्हें बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने रासायनिक संयोजन के नियमों की व्याख्या की थी। तो ये इन्होंने अपना सिद्धांत इतना दिया हुआ था। जॉन डाल्टन की बात हो रही है यहाँ पे। इन्होंने 1808 में जॉन डाल्टन ने अपनी एक पुस्तक थी, इनकी पुस्तक का नाम था ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। इन्होंने इसमें कुछ परमाणु से रिलेटिव थॉट्स अपने दिए थे। तो आपको सिर्फ इनको रटना नहीं है, इनको बेसिकली आपको समझना है। तो आपको वैसे ऑलरेडी याद ही होंगे ये, तो आपका यहाँ पे रिवाइज हो रहा है ओनली। तो परमाणु के जो हमारे परमाणु होते हैं वो अपरमाणुविक कणों से मिलकर बना होता है। इनके कुछ गुणधर्म होते हैं जिनके बारे में अब यहाँ पे बात करते हैं। जॉन डाल्टन साहब ने कहा था कि परमाणु सिद्धांत अधिक समय तक नहीं चल सका, क्योंकि जो जॉन डाल्टन जो हमारे साइंटिस्ट हैं, इनका जो परमाणु सिद्धांत था वो काफ़ी टाइम तक नहीं चल सका, क्योंकि इस पर रिसर्च होती रही और आगे हमारे जो नए नए साइंटिस्ट थे वो उन्होंने अपने अपने थॉट्स दिए। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए इनके बाद आए थे जे जे थॉम्सन। जे जे थॉम्सन ने क्या किया था कि 1897 में, तथा रदरफोर्ड आए थे उनके बाद, उन्होंने 1911 में। उसके बाद नील्स बोर आए थे, उन्होंने 1912 में, तथा फिर वेक्टर जेडविक मॉजले आदि साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने अनेक अनगिनत प्रयोग किए, अनेक रिसर्च की और परमाणु का जो नव एक चेहरा है, परमाणु का जो अभी आधुनिक परमाणु है, उसके बारे में इनको पूरी डिटेल यहाँ पे प्राप्त हुई। माना जाता है कि बाद वाले कण सूक्ष्म कण विनिमय क्रियाविधि के दौरान केवल थोड़े समय के लिए प्रकट होते थे, अतः ये मूलभूत कण नहीं थे, ऐसा इनका मानना था साइंटिफिकों का परमाणु के रिलेटिव, परमाणु के विचारों में। अब यहाँ पे बात होती है हमारी फंडामेंटल पार्टिकल्स की, यानी कि जो हमारे मौलिक कण होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु के मौलिक कण होते हैं। आपको पता होगा ये 3 कणों से मिलकर हमारा परमाणु बना होता है। तो आइए जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी थी वो किन्होंने की थी, तो जे जे थॉम्सन ने 1897 में कैथोड किरण प्रयोग में की गई थी। इस प्रयोग में जब विसर्जन नालिका के दाब को निर्वातन द्वारा 10⁶ वायु में नियंत्रित करके उच्च वोल्टता लागू की गई, तो कैथोड किरणों से ऋणावेशित कणों की धारा, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, आरंभ हुई।
इन किरणों को कैथोड किरण कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो आपको जे थॉमसन पे टिक करना है। उसके बाद हमारा आता है प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है ये 1H1 होता है। इसकी डिस्कवरी जो थी वो की थी हमारी गोल्डस्टीन ने। तो गोल्डस्टीन ने 1886 में इलेक्ट्रॉन इसकी प्रोटीन की डिस्कवरी की थी 1886 में। तो जिसे उन्होंने कैनोल रे के नाम दिया था। किरणें धनावेशित विकिरण थी जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई, और इस अपरमाणु कणों पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत था। यानी कि जो इस पे आवेश था वो था 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, जबकि इस पर आवेश प्लस के यानी कि पॉजिटिव था 1.6 गुणा 10⁻⁻19 सेल्सियस होता था। अब क्या था कि न्यूट्रॉन आता है हमारा 1, यानी कि ये उदासीन होता है। इसकी डिस्कवरी जो थी वो नाभिक पर धनावेश, उसमें उपस्थित धनावेशित कण प्रोटॉन के कारण होता है, लेकिन नाभिक का द्रव्यमान केवल प्रोटोनों के कारण नहीं होता है। सन 1932 में जैडविक ने बेरिलियम पर अल्फा कणों के प्रहार के द्वारा अपरमाणुविक तथा कण, जिसे हम न्यूट्रॉन कहा जाता है, की खोज की थी। यानी कि जो हमारे साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था जैडविक, इन्होंने क्या किया था कि न्यूट्रॉन की इन्होंने डिस्कवरी की थी। तो इन्होंने कुछ कण थे, उन कणों को क्या किया था, इन्होंने उनकी बौछार की थी, उसके द्वारा इनको जैडविक की इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। उसके बाद स्थायी मौलिक कण होते हैं हमारे। तो स्थायी मौलिक कण में आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा दूसरे कणों की अस्थायी मौलिक कण कहा जाता है। यानी कि इन 3 कणों के अतिरिक्त और अस्थायी कण होते हैं जिनको जानते हैं पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी जो थी वो एंडरसन ने की थी 1932 में। तो और उसके बाद हमारा था एंटी प्रोटीन। एंटी प्रोटीन जो था ये क्या होता है कि यह प्रोटॉन का प्रतिकण है जिसकी खोज सन 1955 में शीगर ने की थी। किसने? शीगर ने की थी एंटी प्रोटॉन की खोज। ये बेसिकली जो ये डिस्कवरी है इनकी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये ज़्यादातर यूपीएससी वगैरह में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन, और आपके डिप्लोमा बेसिस में भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आते हैं। तो अब उसके बाद आता है हमारा न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, फिर पाई मेसॉन, फिर क्वार्क और बोसॉन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बोसॉन, मेसॉन एंड फोटॉन, ये हो गया हमारा। अब परमाणु का मॉडल, तो पहले का जो यानी कि एलियर्स एटॉमिक मॉडल्स क्या था हमारा, तो वो किसी परमाणु में आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के वितरण की व्याख्या करने के लिए विभिन्न परमाणु मॉडल प्रस्तावित किए गए थे। ओके फ्रेंड्स, तो आपको इतना समझ आ ही गया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, अपने फ्रेंड वगैरह को जोड़ लें जल्दी से। अब बात करते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या था कि थॉमसन जो हमारे साइंटिस्ट है, उन्होंने परमाणु का जो स्ट्रक्चर था उससे रिलेटिव एक मॉडल अपना प्रस्तुत किया था, जिसको कि क्रिसमस पुडिंग के समान था। जो मॉडल जो था वो क्रिसमस पुडिंग के समान था, प्रस्तुत किया। यानी कि इन्होंने एक मॉडल बनाया, परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है, इन्होंने अपनी थॉट दिए थे, और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। और इन्होंने कहा था कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसीलिए परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। इन्होंने कहा था परमाणु जो है वो उदासीन होता है। कमियां क्या थी इनके मॉडल की? यद्यपि यह मॉडल परमाणु की विद्युत उदासीनता को स्पष्ट करता था, लेकिन दूसरे वैज्ञानिकों के प्रयोग में परमाणुओं में जैसे कि अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को इस मॉडल द्वारा नहीं समझाया जा सका। तो ये मॉडल जो था धराशायी हो गया, फेल हो गया। उसके बाद आया था रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या किया था? रदरफोर्ड और उनके विद्यार्थी ने हैंस एंड गीगर, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं था कि रदरफोर्ड ने इसकी डिस्कवरी की थी। रदरफोर्ड के साथ उनके शोधार्थी कुछ स्टूडेंट भी थे, तो उनको श्रेय भी जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादातर जो हमारी पुस्तकें वगैरह हैं उनमें ओनली श्रेय जो है परमाणु का मॉडल का वो रदरफोर्ड को जाता है। तो सन 1911 में अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया गया था रदरफोर्ड ने, जिसमें कि उन्होंने सोने की पतली पर अल्फा कणों की बौछार की, और उन्होंने निम्न जो साक्ष्य थे वो इस प्रकार उन्होंने पाए थे। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है, अर्थात प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नाभिक में भरे होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में, जिन्हें की कक्षा कहा जाता है, यानी क्लासेस ऑर्बिटल, तो उसमें चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त रह जाता है, यानी खाली रह जाता है परमाणु का अधिकांश भाग। नाभिक का आकार क्या होता है? नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। तो आप ये चीज़ ना नोट्स करते चलें, और वैसे आप सुनते चलें, और वीडियो को 1-2 बार आप जब भी देखेंगे ना, 1-2 बार अगर आपने वीडियो देख लिया तो आपको पूरा याद हो जाएगा स्ट्रक्चर। फिर आप यहाँ पे इनके मॉडल की कमियाँ क्या थी?
यानी कि इनके मॉडल की कमियां थी। क्लार्क मैक्सवेल की वैद्युत गतिकी के सिद्धांत के अनुसार यदि किसी गतिशील वैद्युत आवेशित कण को त्वरित किया जाए तो उसमें ऊर्जा का विकर्ण होगा। इस प्रकार घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होगी वो घटती जाएगी, यह नाभिक के पास आएगा और अंततः नाभिक में गिर जाएगा। यदि ऐसा होता तो परमाणु को बहुत अधिक अस्थायी होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि परमाणु सचमुच स्थायी है और अतः यह मॉडल छोड़ दिया गया। यानी कि ये कह रहे थे परमाणु अस्थायी होगा, लेकिन परमाणु जो है वो स्थायी है, तो ये मॉडल भी फेल हो गया। उसके बाद आया था बोर का परमाणु मॉडल। बोर के अनुसार अपरमाणविक कणों के विषय पुराने पारंपरिक नियम वैध नहीं रह सके और रदरफोर्ड के मॉडल पर उठे आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने 1913 में मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया था। अब क्वेश्चन बनता है यहीं पे कि मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत जो था वो हमारे साइंटिस्ट हुए थे नील्स बोर। तो किसने दिया था? नील्स बोर साइंटिस्ट ने दिया था इसका मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। इन्होंने बताया था कि परमाणु में जो कक्षाएं होती हैं जिनको हम NML यानी KLMN के रूप में जानते हैं, और इनके मॉडल की भी कुछ कमियां थी, जैसे कि यह मॉडल हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणु से स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा था। और एग्जाम्पल में हीलियम परमाणु जिसमें कि केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, यह जीमन प्रभाव चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन और स्टार्क प्रभाव वैद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन को स्पष्ट करने में भी असफल रहा था। इस प्रकार ये मॉडल भी फेल हो चुका था। उसके बाद परमाणु के अभिलक्षण क्या थे? तो परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु के अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो परमाणु जो होता है हमारा परमाणु संख्या Z को डिनोट करते हैं, और जिसमें कि इसकी संख्या जो होती है वो 8 होती है। नाभिक प्रोटॉनों की संख्या परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू। अब मोसले का नियम क्या था? मोसले ने दर्शाया कि परमाणु द्रव्यमान की तुलना में किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के गुणों को दर्शाने में अधिक सक्षम है। उन्होंने तत्वों को अभिलाक्षणिक गुणों की तुलना सरल वक्रों की सहायता से परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या के साथ अलग अलग और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि परमाणु संख्या के पक्ष में परमाणु अधिक यथार्थ और परिशुद्ध होते हैं। तो इन्होंने इस प्रकार जो था मोसले ने इसकी डिस्कवरी कर दी यहाँ पे। अब क्या हुआ था कि द्रव्यमान क्या होता है इसका? मॉस यानी कि मॉस नंबर क्या होता था? तो इसको भी हमने प्रोटॉन, ऑक्सीजन में प्रोटॉन 8 प्रोटॉन होते हैं तो 8 न्यूट्रॉन होते हैं, अतः इसकी द्रव्यमान संख्या 16 हो गई। ये एग्जाम्पल है ओनली। क्या है कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की कुल संख्या अर्थात न्यूक्लियनों की संख्या को परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं, तो टोटल क्या हो गया द्रव्यमान इसका? 16 हो गया। तो ये आपको यहाँ पे। अब हाइड्रोजन केवल एक ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिक के नाम भिन्न भिन्न हैं, यानी जो है डिफरेंट है। अब पोलोनियम की समस्थानिकों की संख्या भी सर्वाधिक है। पोलोनियम जो धातु उसकी समस्थानिकों की संख्या भी सर्वाधिक है। संभारी क्या होते हैं? संभारी यह ग्रीक शब्द है आइसोसोस, यानी कि वोरोस संभारी होते हैं। सम न्यूट्रॉनिक होते हैं हमारे आइसोडाइफर होते हैं। परमाणु के संरचनात्मक लक्षण कोसिस होते हैं KLMN। तो आपसे पूछा जाएंगे परमाणु में कितनी कक्षाएं होती हैं, तो आपको बताना है बेसिकली 4 कक्षाएं होती हैं जिनको नाम है KLMN, और इन्हीं में सब कुछ डिसाइड होता है। अब आपको प्रतीक बताता हूँ। हाइड्रोजन जो है उसका H प्रतीक है, परमाणु संख्या 1 होती है, इलेक्ट्रॉन संख्या इसमें 1 होती है। हीलियम में जो है He होता है, इसका 2 परमाणु संख्या होती है और इलेक्ट्रॉन संख्या 2 होती है इसमें। बेरिलियम में Ve 4 परमाणु संख्या होती है और 4 इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या होती है। नियॉन में Ne 10 परमाणु संख्या और 10 इलेक्ट्रॉनिक संख्या। सोडियम में Na 11 परमाणु संख्या 11 इलेक्ट्रॉनिक संख्या। आर्गन में Ar 18 परमाणु संख्या 18 इलेक्ट्रॉनिक संख्या। पोटेशियम में K 19 परमाणु संख्या 19 इलेक्ट्रॉनिक संख्या। ये तो होगी हमारी परमाणु। अब इसमें ऑफबाउ का सिद्धांत भी था। तो जर्मन भाषा में ऑफबाउ का अर्थ है निर्माण होना, कक्षकों का निर्माण होना, अर्थ है कक्षकों का इलेक्ट्रॉन द्वारा भरा जाना। इस नियम के अनुसार परमाणु की तलस्थ अवस्था को कक्षकों की उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। तो ऊर्जा को जो है बढ़ते हुए